हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि वाई वी नीड दिस चैप्टर, हमें इस चैप्टर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ठीक है, देखिए क्या था, हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में शुरू से ही हमारे पास केवल एक टाइप का फोर्स हुआ करता था, जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और हम सभी लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ ऐसी फिनोमेना हुई, कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हमें अपने नेचर में, जिसको देख करके हम ये डिफ़ाइन नहीं कर पाएँ कि आखिर में ये फिनोमेना क्यों हो रहा है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप पीछे बोर्ड पर ही देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लिखने के लिए मैंने जिस चौक का यूज किया है, वो चौक क्या है, एक्चुअली एक तरह के पार्टिकल से बना होगा। तो मैंने उस चौक के पार्टिकल से इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर लिख दिया। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये चौक के पार्टिकल जिनका अपना कुछ मास है, वो इस बोर्ड पर स्टिक हैं, चिपके हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो दो बॉडीज़ जिनका अपना खुद का कुछ मास होता है, उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अगर चार्ज के पार्टिकल के पास कुछ मास है, अगर चौक के पार्टिकल के पास कुछ मास है, ठीक है, और हमारा ग्राउंड जो अर्थ है उसके पास भी कुछ मास है, जो कि बहुत ज़्यादा मास है, तो उन दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो उसकी वजह से इस चौक के पार्टिकल को ग्राउंड में नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं गिरा, ये वहीं पर स्टिक है, चिपका हुआ है। तो साइंटिस्टों के दिमाग में ये आई बात कि आखिर में ऐसा क्यों है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगने के बाद भी वो वहीं पर रुका हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो पॉसिबल तभी है जब चौक के पार्टिकल और उस ग्रीन बोर्ड के बीच में कोई अनदर टाइप का फोर्स भी लग रहा हो, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर रहा हो। तो क्या आप जानते हो कि कोई बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है, वो ऐसा ही बिहेव करती है जिसमें उस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स लग रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो बॉडी उस तरफ जाना प्रेफर करेगा जिस तरफ फोर्स की वैल्यू स्ट्रॉन्गर हो। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि ये चौक के पार्टिकल्स नीचे गिरने की बजाय बोर्ड पे चिपके हुए हैं, रुके हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है चौक के पार्टिकल्स और ग्रीन बोर्ड के बीच में, डेट विल बी स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल जो नीचे की तरफ लग रहा है। फिर वहीं से इनके दिमाग में आने लगी बात कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो काफ़ी सारे रिसर्च हुए। रिसर्च के बाद ये मालूम चला कि जब हम चौक से ग्रीन बोर्ड पर लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, चौक रब होता है ग्रीन बोर्ड पे, चौक और ग्रीन बोर्ड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स आता है, वहाँ पे रबिंग होता है। रबिंग होने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, एक बॉडी से कुछ ऐसा होता है जो निकल करके दूसरे बॉडी में चला जाता है, और जिसकी वजह से उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन आ जाता है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो कुछ चीज़ निकल करके उनके दूसरे बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से ये बिहेवियर ये शो करते हैं अट्रैक्टिव या रिपल्सिव का, उस प्रॉपर्टी को बॉडी के क्या बोलते हैं। तो आंसर निकल करके आया कि उस प्रॉपर्टी को बॉडी का चार्ज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कि किसी बॉडी में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव की प्रॉपर्टी क्यों आती है, क्योंकि वो उसके अंदर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये चार्ज क्या होता है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि चार्ज को हम डेवलप करते कैसे हैं। बच्चों, चार्ज को डेवलप करने के दो तरीके ही हमारे पास होते हैं। एक होता है या तो इंडक्शन के द्वारा चार्ज को डेवलप करें, या तो रबिंग के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज को डेवलप करें। कोई और तीसरा तरीका हमारे पास फ़िलहाल नहीं है जिससे हम किसी बॉडी पे चार्ज को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि चार्ज होता क्या है, सबसे पहले व्हाट इज़ द चार्ज। तो आप सभी लोगों ने क्लास 6-7 में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो आपने एक प्लास्टिक रॉड लिया होगा, ठीक है, और उस प्लास्टिक रॉड को सिल्क से रब किया होगा, या आपने एक ग्लास रॉड लिया होगा। ठीक है बच्चों, ग्लास रॉड को आपने सिल्क से रब किया होगा। तो आप और एक अनदर ग्लास रॉड को लिया होगा, ग्लास रॉड 2 को लिया होगा, और इसको भी आपने सिल्क से रब किया होगा।
और जब शुरू में आप जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब नहीं किए होगे तो उस समय आपने देखा होगा कि पहला वाला ग्लास रॉड दूसरे वाले को न तो अट्रैक्ट कर रहा था न तो रिपेल कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, आपने क्या पाया कि पहला वाला ग्लास रॉड और दूसरा वाला ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग एक दूसरे को रिपेल करने लगे, एक दूसरे से दूर भागने लगे। ठीक है, वही इसी का उल्टा आपने क्या लिया, एक इबोनाइट या प्लास्टिक का रॉड लिया और उसको कैट के फर से रब किया, और फिर जब उस इबोनाइट या प्लास्टिक के रॉड को आप ग्लास रॉड के पास लाए तो आपने देखा कि वो अट्रैक्ट करने लगे। तो आपने क्या देखा कि रब करने के बाद ऐसा क्या चेंज आया इन दोनों बॉडीज में, ग्लास रॉड में और प्लास्टिक के रॉड में, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे या ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल करने लगे। तो उसका एक्सप्लेनेशन में हमें ये मालूम चला कि जब बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो उनमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से वो अनदर बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। तो बच्चों चार्ज क्या होता है? चार्ज इज बेसिकली एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, जिसकी वजह से वो अनदर बॉडी को, डेड बॉडी में भी चार्ज और अनचार्ज्ड, वो अनदर बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये आया कि सर मान लीजिए हमने एक बॉडी को रब किया, एग्जांपल के तौर पे आप लोग पेन को, अपने प्लास्टिक पेन को अपने ड्राई क्लॉथ से रब करो, रब करने के बाद पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओ तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। आई होप आप सभी लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट छोटे क्लासेस में किया होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी नो डैट कि कोई बॉडी जिसको वो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है उस पर चार्ज है भी कि नहीं है। तो बच्चों याद रखिएगा कि जब कोई बॉडी, कोई रब ग्लास रॉड किसी अनदर रॉड को अट्रैक्ट करता है तो वहाँ पर ये बताना संभव नहीं है कि जो अनदर बॉडी है उस पर चार्ज है कि नहीं है। लेकिन अगर रिपेल कर रहा है किसी अनदर बॉडी को, इसका मतलब है कि अनदर बॉडी पर भी कोई चार्ज है और दोनों की पोलैरिटी सेम है। यानी कि रिपल्सन के दौरान हम ये बता सकते हैं कि उन दोनों बॉडीज़ पे चार्ज है कि नहीं है, कैसा चार्ज है, लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है। लेकिन अट्रैक्शन के दौरान हम ये नहीं बता सकते कि अनदर बॉडी पे जिसको वो अट्रैक्ट कर रहा है उस पर चार्ज है भी कि नहीं है। ठीक है, समझ गए इतना? अब क्वेश्चन आती है सर कैसे मालूम चला अगर उस पर चार्ज नहीं होगा तो वो अट्रैक्ट कैसे करेगा? बिल्कुल करेगा बेटा, जब हम इस सपोज दैट हमारे पास ये प्लास्टिक पेन है, ठीक है, इसको हमने अपने क्लॉथ से रब किया और पीस ऑफ पेपर के पास लाते हैं जिसके पास फिलहाल कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज ना होने का मतलब है कि इसके पास नेट चार्ज 0 है पीस ऑफ पेपर के पास, ठीक है ना, लेकिन इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो है ही। जैसे इस चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड को, रब प्लास्टिक रॉड को इसके पास लाते हैं तो मान लीजिए इस रॉड पर, इस प्लास्टिक पेन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, सपोज दैट आफ्टर द रबिंग। ठीक है, अब जब इसको पीस ऑफ पेपर के पास लाएंगे तो ये इस पेपर के इलेक्ट्रॉनों को उस सरफेस के करीब लाएगा जिसके पास ये आपका पेन हो। मतलब कि ये जो आपका पेपर है बच्चों, मान लीजिए इस पेपर के नियरेस्ट सरफेस पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आने लगेंगे और इस सरफेस पर जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो इस सरफेस से दूर भागने लगेंगे, मतलब कि दूर आ जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि आपने इस कॉपी पर, इस पेपर पे आपने चार्ज पैदा किया बाय द इंडक्शन, बिना रब किए आपने बस इसको पास लाए और चार्ज पैदा हो गया और जिसकी वजह से ये पीस ऑफ पेपर क्या होता है, उस पेन को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा यहाँ पर कि पीस ऑफ पेपर के पास शुरू में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही उसके पास हम चार्ज्ड पेन लाते हैं, रब्ड पेन लाते हैं बाय द ड्राई क्लॉथ, तो क्या हम पाते हैं कि वो पीस ऑफ पेपर उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है। उसकी वजह क्या है कि उस पीस ऑफ पेपर के चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और वो उस सरफेस के पास आ जाते हैं जिसके करीब ये पड़ता है पेन आपका, मतलब नियरेस्ट सरफेस पर उनके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इससे अट्रैक्शन फील करते हैं और वो चिपक जाते हैं इसमें। तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी भी बॉडी पे चार्ज को पैदा कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि चार्ज क्या होता है। फिर सुन लीजिए एक बार, सभी लोगों को ये याद होना चाहिए कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जिसकी वजह से वो अनदर बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन आया कि सर चार्ज होता कितने प्रकार का है। देखिए बच्चों, हुआ क्या कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं और जब हम इबोनाइट को
कैटफर से रब करते हैं तो दोनों के ऊपर कुछ अलग टाइप का चार्ज आता है। कैसे मालूम चला सर? हमने देखा क्या एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि ग्लास रॉड, जो रब्ड ग्लास रॉड था जिसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप हो चुका था, जब उसको दूसरे रब्ड ग्लास रॉड के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो दूर भागते हैं। ठीक है, वो दूर भागते हैं। अब क्या हुआ कि हमने उसी रब्ड ग्लास रॉड को इबोनाइट रॉड के पास लाया जो कि कैटफर से रब किया हुआ था, तो एक दूसरे के पास आ रहे थे। तो इससे मालूम चला कि इन दोनों के ऊपर जो भी चार्ज डेवलप हुआ होगा वो अलग तरीके का हुआ होगा। पहले दोनों ग्लास रॉड में सेम टाइप का चार्ज रहा होगा और सेम में क्या होता है, दुश्मनी होती है, रिपल्सन होता है। वही अलग अलग टाइप में क्या होती है, दोस्ती होती है। तो इससे मालूम चला कि किसी बॉडी को रब करने पर उसके ऊपर दो ही तरह का चार्ज आ सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये आया कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों होगा, कोई और टाइप का क्यों नहीं हो सकता? जैसा कि फ्रैंकलिन ने कहा कि किसी बॉडी पर दो तरह का चार्ज डेवलप हो सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने बताया कि या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये कैसे उनके दिमाग में आया, आइए वो देखते हैं। हुआ क्या था कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया और जब इबोनाइट रॉड को कैटफर से रब किया गया, ठीक है, सेम अमाउंट में दोनों पर सेम चार्ज डेवलप हुआ, बट पोलैरिटी अलग अलग थी। और हुआ क्या कि जब उन दोनों रॉड्स को ला करके आपस में टच करा दिया गया। अब सोचिए बच्चों, एक बॉडी पर कुछ चार्ज डेवलप हुआ, दूसरे बॉडी पर भी कुछ चार्ज डेवलप हुआ, दोनों को ला करके आपने टच करा दिया। तो देखा गया कि टच कराने के बाद जब उनको अलग किया गया तो अब वो न तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे न तो रिपेल कर रहे थे। अब सोचिए बच्चों आप कि एक ग्लास रॉड पर कुछ चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। सेकेंड, इबोनाइट रॉड पर भी कुछ चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव की मैं यहाँ भी बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों को मैंने टच कराया तो टच कराने पर चार्ज मान लीजिए यहाँ पर कुछ पैदा हुआ, सपोज दैट x अमाउंट में पैदा हुआ, यहाँ पर y अमाउंट में पैदा हुआ, या मान लीजिए x अमाउंट में पैदा हुआ। दोनों को मैंने जब टच कराया तो नेट चार्ज तो 2x हो जाना चाहिए था ना। जब एक बकेट ने आपने पानी लिया, अनदर बकेट ने आपने पानी लिया, दोनों को मिक्स किया तो नेट चार्ज तो नेट पानी तो बढ़ेगा ना बेटा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब दोनों को मैंने टच कराया नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज हमारा 0 आ गया। इससे बेंजामिन फ्रैंकलिन जी के दिमाग में बात खटकी कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने मैथमेटिक्स में ऐसी सिचुएशन देखी थी। कब देखा था? उन्होंने देखा था कि सर जब मैं +3 को ऐड करता हूँ -3 में तो वी गेट द सेम रिजल्ट एज जैसा हमको यहाँ पर मिला। तो इससे उनके दिमाग में आया कि जो ग्लास रॉड पे चार्ज डेवलप हुआ होगा और जो इबोनाइट रॉड पे चार्ज डेवलप हुआ होगा, दोनों की अमाउंट, दोनों की क्वांटिटी तो सेम रही होगी लेकिन साइन अपोजिट रहा होगा। तो इससे उन्होंने कहा कि सर किसी बॉडी को जब हम रब करते हैं या इंडक्शन के द्वारा चार्ज पैदा करते हैं तो उसमें दो तरह के ही चार्ज पैदा हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वाई द चार्ज हैज़ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं चार्ज के टाइप्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, तो वी कैन से दैट चार्ज are 2 types. One is the positive charge and another one is negative charge. ठीक है बच्चों, चार्ज हमारे 2 तरह के होते हैं, वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज द नेगेटिव चार्ज। हम लोग ये भी जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other। ठीक है बच्चों, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने लेवल पे ये मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी बॉडी से चार्ज का ट्रांसफ़र होता है दूसरे बॉडी में और जिसकी वजह से वो बॉडी एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें जिस भी पार्टिकल का, जिस भी थिंग का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जो कि उनको चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्योंकि किसी भी एटम में हमारे 3 तरह के पार्टिकल्स बेसिकली होते हैं। वैसे बहुत सारे तरह के पार्टिकल्स होते हैं लेकिन हमारे 12th स्टैंडर्ड पे हम मानेंगे कि 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर के ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर के ऑर्बिट्स में जो घूमते रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, सेंटर ऑफ द एटम में होते हैं। तो किसी भी एटम से बच्चों प्रोटॉन को निकालना लगभग इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज वो काफ़ी अंदर होता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको निकालने के लिए, ठीक है, जो कि निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, या हम लगभग निकाल ही नहीं सकते उसको। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफ़ी आसान होता है, जिसकी वजह से जब दो बॉडीज़ को आपस में हम रब करते हैं ताकि वो चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, तो उस रबिंग से जो हीट पैदा होती है उस हीट एनर्जी को ये एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले करके अपने ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे एलिमेंट के एटम में कूद जाते हैं, और जिससे जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है जो एटम, समझिएगा यहाँ बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, x और y दो एलिमेंट ले लिया, शुरू में दोनों न्यूट्रल थे, न्यूट्रल का मतलब था कि दोनों के पास जितने नंबर ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। अब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम प्रोटॉन बोल देते हैं। तो हुआ क्या बच्चों कि शुरू में इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर था। मान लेते हैं कि शुरू में इनके पास बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 था, ठीक है। वैसे ही ये y एलिमेंट जो था इसके पास भी शुरू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर थी। मान लेते हैं बच्चों ये 5 था, या कुछ और मान लेते हैं कि ये आपका 20 था। अब हुआ क्या बच्चों, जब इन दोनों को आपस में रब किया गया, तो रब करने से क्या हुआ कि आप बताइए, रब करने पर तो हीट पैदा होगी इनके बीच में, फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होगी। अब वो हीट ये दोनों एलिमेंट एब्जॉर्ब करेंगे। अब जिस भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकेंगे वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देगा उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद, और जिस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएंगे वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं देगा उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ हीट पर। क्या होता है इसका मतलब, देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं 20 की, जिनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन शुरू में 20 थे, अगर मैं इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चों, तो आप ये देख सकते हैं कि आई होप आप सभी लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने तो आता ही होगा, ठीक है, बहुत आसान होता है, बहुत ही सिंपल भी। आइए यहाँ बना करके देखते हैं। अगर 20 का बच्चों मैं बनाता हूँ तो बीच में न्यूक्लियस होगा जहाँ पे 20 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल चार्ज ही नहीं है, वो न्यूट्रल है, वो उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जरूरत भी नहीं है उसकी बात करने का। अगर बच्चों मैं इसको K11 सेल में लिखूँ तो K सेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 18 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, यही होंगे, ठीक है। अब इनको अगर कॉन्फ़िगरेट करेंगे बच्चों तो 2 इसमें हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 18 हो जाएंगे, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ। और इसमें क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका K सेल, ये L, ये M और ये N हो गया। आई होप आप लोग को ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे ही अगर मैं इसका बनाता हूँ, X एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देन व्हाट वी गेट, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पर हो जाएंगे टोटल आपके 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर हो जाएगा पहला ऑर्बिट जिसमें आपके होंगे 2, सेकंड होगा जिसमें आपके होंगे 8, और थर्ड होगा जिसमें आपके होंगे 1। आई होप बच्चों आप लोग को दोनों एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। अब सोचिए बच्चों कि इस एलिमेंट Y एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। अगर दूर है तो न्यूक्लियस के द्वारा इसके ऊपर जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, वाई अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये आपका न्यूक्लियस से पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स इनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ खींचे रखेंगे, बांधे रखेंगे, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक्स वाई एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स इस एक्स एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से वीकर लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है तो इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, और ये न्यूक्लियस का दूर है तो इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स वीकर होगा। तो जिस पे फोर्स वीकर होगा आप ही बताइए, उसको निकालना आसान है कि जहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्गर है उसको निकालना आसान है? ऑफ कोर्स जहाँ पे फोर्स वीकर है उसको निकालना वहाँ से आसान है।
तो जब ड्यूरिंग द रबिंग ऐसा हुआ होगा, हीट पैदा हुई होगी, तो जो हीट पैदा हो रही थी बीच में रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, उस हीट से पहले कौन निकलेगा बताइए बेटा आप, जो कि कम हीट पे निकल जाए। आसान है निकालना, इसका मतलब क्या है कि वो कम एनर्जी पर ही बाहर निकल जाएगा। और टफ है निकालना, डिफिकल्ट है निकालना, मतलब कि अधिक एनर्जी देने के बाद भी शायद वो ना निकले बाहर, है ना, समझे। तो इसका मतलब कि इस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है और इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। अब आप ही लोग बताइए कि जब इन दोनों को रब करेंगे आपस में तो कौन इलेक्ट्रॉन पहले देगा। तो आंसर है सर, जो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है जहाँ से बाहर कम से कम हीट पे, वो इलेक्ट्रॉन पहले दे देगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जब इन दोनों को रब करेंगे तो वाई एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक्स एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो बच्चों अगर मान लीजिए कि y एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन x एलिमेंट को दे देता है तो क्या होगा, y एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और प्रोटॉन कितने रहेंगे इसके पास बच्चों, अभी भी प्रोटॉन इसके पास 20 ही रहेंगे। यानी हुआ क्या बच्चों, इसके पास अब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं रह गए। तो क्या हो गया सर, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके पास था वो हो गया आपका बच्चों 19 और नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 20 ही है। वही यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं रह गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसके पास 11 ही है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन वाई एलिमेंट से ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो उस केस में बच्चों इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप देखिए बच्चों एक्स एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो आप कहोगे सर इसके ऊपर -1 ई का चार्ज आ गया, यानी इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। एट द सेम टाइम इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास एक प्रोटॉन अधिक हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन 19 हो गया, प्रोटॉन 20 अभी भी है, तो कितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज अधिक हुए, +1 अधिक हुआ, तो इसके ऊपर +1 ई का पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपने क्या देखा कि ड्यूरिंग रबिंग जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो डोनर होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, लेता है, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ड्यूरिंग द रबिंग जब चार्ज का प्रोडक्शन हुआ तो वो पेयर में हुआ। तो पहले ही आपको याद रखना है कि जब भी चार्ज कहीं पर भी पैदा होगा, डेवलप होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा पेयर में पैदा होगा। याद रखिएगा, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज को हम न तो प्रोड्यूस कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस होता क्या है, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। क्योंकि बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज 0 है। आप जोड़ करके देखो, इस पूरे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं कितने, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 19, कितना हो गया, 31 हो गया ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया 31। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, जोड़ो बच्चों, 11 और 20, कितना हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 31। तो इस सिस्टम का नेट चार्ज है क्या, कंजर्व है। तो चार्ज हम पैदा या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। होता क्या है, बस ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, जिससे चार्ज को डोनेट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो पॉजिटिवली बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है वहाँ पे निगेटिवली चार्ज आ जाता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या होता है बच्चों, कंजर्व होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, दैट सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड। उस सिस्टम को आइसोलेटेड होना पड़ेगा, मतलब कि उसके चार्ज उसके अंदर ही रहेंगे, कहीं बाहर किसी और को न तो वो देंगे न तो लेंगे। तो उस केस में उस सिस्टम का, उस बॉडी का चार्ज कंजर्व होता है। उनके अंदर तो चेंज हो सकता है चार्जों का, उनके अलग अलग सब सिस्टम या सब एलिमेंट्स के बीच में फ्रिक्शन होगा या चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वहाँ पर, लेकिन ओवरऑल उनका चार्ज हमेशा क्या होता है बच्चों, कंजर्व होता है। नेट चार्ज उनका हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चार्ज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। चार्ज की पहली प्रॉपर्टीज़ तो हम लोगों ने सीख ही लिया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो कंजर्व होता है।
मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि सर अगर एग्जाम्पल के तौर पे आए बच्चों समझते हैं, जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये कोई एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है। अब मान लीजिए इसके अंदर कई सारे सब सिस्टम्स हैं, कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आपस में टकरा रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 3 सब सिस्टम्स ले लिए हैं, ये तीनों के पास अपना अपना खुद का कुछ चार्ज हुआ करता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि मान लीजिए इनके पास शुरू में 3 कूलम्ब का चार्ज था। चार्ज कैन बी मेजर्ड इन कूलम्ब, कूलम्ब इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब होती है, आज छोटे क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ाई होगा। तो मान लीजिए इसके पास 3 कूलम्ब का चार्ज था, +3 कूलम्ब, मान लीजिए इसके पास -4 कूलम्ब का चार्ज था बच्चों, और मान लीजिए इनके पास 5 कूलम्ब का चार्ज था। अब क्या हुआ, इन तीनों सिस्टम में कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, झगड़ा भी हो सकता है, या उन्होंने कहा कि लो यार तुम मेरे चार्ज को ले लो, यूज कर लो, फिर मुझे वापस कर देना, ऐसा कुछ हुआ, आदान प्रदान हुआ, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। याद रखिएगा सिस्टम इज आइसोलेटेड, तो चार्ज, ये जो चार्ज हैं इन चार्जों को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, या बाहर से कोई चार्ज अंदर लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके अंदर ये चार्ज को आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि इनका नेट चार्ज हमेशा कंजर्व होगा, जो भी होगा फिक्स होगा, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं क्या है। अगर मान लीजिए बच्चों कि ये सिस्टम है आपका, अब इसमें कुछ हुआ चेंज, और हमारे पास ये सिस्टम अब कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए इसके पास आ गया आपका 2 कूलम्ब का चार्ज, मान लीजिए इसके पास आ गया 7 कूलम्ब का चार्ज माइनस में। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए इसके पास कितना चार्ज होगा। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि सर चूंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका नेट चार्ज जो भी होगा वो कंजर्व होगा। अगर इसका नेट चार्ज कंजर्व होगा तो उस केस में आप नेट चार्ज पहले निकाल लो, Q नेट चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Q, तो Q इज व्हाट, नेट चार्ज। इनका एल्जेब्राइक सम कर देंगे बच्चों हम लोग, और इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गया हमारा, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। उसमें क्या होता है कि हम इन सारे चार्जों का सम कर देंगे विद देयर साइन के साथ, उनके साइन के साथ उनको सम कर देंगे। तो साइन इसका 3 कूलम्ब हो गया बच्चों, इसका हो गया -4 कूलम्ब, और इसका हो गया +5 कूलम्ब। तो व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो आप कहोगे सर नेट चार्ज हो गया 3 -4 -1 कूलम्ब, -1 और 4 इज इक्वल टू 4 कूलम्ब का नेट चार्ज हो गया। अब बच्चों आओ जरा यहाँ पर नेट चार्ज निकालो, तो यहाँ पे क्या करोगे, एडिटिव प्रॉपर्टी को चार्ज के यूज करने वाले हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 कूलम्ब प्लस -7 कूलम्ब प्लस x हो जाएगा। इसी x को हमें निकालना है, क्योंकि ये सिस्टम कैसा है बच्चों, आइसोलेटेड है, तो इसका नेट चार्ज क्या होगा, जो भी होगा फिक्स होगा, तो हमने नेट चार्ज को दोनों को बराबर कर लेना है। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, उस केस में हमारा जो 4 कूलम्ब है इट विल बी इक्वल टू 2 कूलम्ब -7 कूलम्ब इज इक्वल टू -5 कूलम्ब -5 कूलम्ब प्लस x हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x बच्चों, द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट, 5 इधर आ जाएगा और 4 + 5 = 9 कूलम्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ये बता सकते हो कि उनका नेट चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अभी मैंने पीछे बोला कि नेट चार्ज 0 होता है, तो वो थोड़ा सा सही नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है बच्चों, नेट चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, जो भी होता है फिक्स होता है, ठीक है। 0 हो तो 0 रहेगा हमेशा, और अगर कुछ और है उनका नेट चार्ज तो जो भी होगा फिक्स होगा। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनका नेट चार्ज क्या होगा, उन सारे चार्जेस को उनके साइन के साथ ऐड कर दो, ठीक है बच्चों। अब लास्ट मोस्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, आइए उसकी बात करते हैं। अभी मैंने आपको शुरू में बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। और अगर बच्चों हम लोग बात करें कि व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आप कह सकते हो कि सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा इट विल बी इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है बच्चों। अब ये बताइए, अभी मैंने पीछे बताया कि जब x बॉडी को y बॉडी से रब कर रहे थे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र y से x में हो रहा था। तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उनके ऊपर चार्ज या तो
1e पैदा होगा और दूसरे बॉडी पर -1e पैदा होगा। याद करिए पीछे वाले डायग्राम में ये मैंने बताया था कि हमारे पास दो बॉडी थे x और y। जब y से एक इलेक्ट्रॉन x में गया, ठीक है, तो इनके ऊपर आ गया, इनने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, ये एक्सेप्टर हैं, तो इनके ऊपर आ गया 1e का निगेटिव चार्ज और एट द सेम टाइम इनके ऊपर आ गया +1e का पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, +-1e का चार्ज डेवलप होगा, जिसमें से एक बॉडी पे +1e होगा और अनदर बॉडी पे -1e होगा। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों कहा, आधा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कहा या 1/4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने अभी कहा बच्चों, हम लोग को एक वर्ड हमेशा याद रखना है 12th स्टैंडर्ड पे, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ना, ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर चार्ज का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ पर होना है निगेटिवली चार्ज का, तो वो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी दे रहे हो और डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट कैसा है, कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास ईजिली अवेलेबल है देने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो बच्चों उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉडी पे आ जाएगा +1e का चार्ज और दूसरे बॉडी पर आ जाएगा -1e का चार्ज। वेरी गुड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो एक की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + -e का चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों, +-3e का चार्ज डेवलप हो जाएगा। और अगर मान लो बच्चों ऐसे ही n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, अब वो n कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, जितना वो दे सकता है इलेक्ट्रॉन ईजिली, दैट विल बी द चार्ज डेवलप ऑन द बॉडीज विल बी +-ne। यानी बॉडीज पे जो भी चार्ज डेवलप होगा बच्चों वो क्या होगा, +-ne टाइप का होगा, या तो +-1e का होगा, या तो +-2e का होगा, या तो +-3e का होगा, या +-ne का होगा। जहाँ पर बच्चों n क्या होगा हमारा, n एक इंटीजर होगा और जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो जाएगी। और e क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड इट विल बी व्हाट, इट विल बी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज क्लियर हो गया होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में होता क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये होता है कि जो भी चार्ज का ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या दूसरे बॉडी से पहले बॉडी में, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा मिनिमम पॉसिबल चार्ज का। मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो कि हमारा 1e होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग उसका जवाब सही दे पाते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द पॉसिबल चार्ज इन नेचर। इनमें से कौन कौन सा चार्ज पॉसिबल है इन नेचर, इसको हम लोगों को बताना है। तो अब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बच्चों इस वीडियो को पुश करिए 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट पुश करके आप इन सारे चार्जेस को चेक करो कि इनमें से कौन सा चार्ज नेचुरली हमें मिल सकता है, पॉसिबल है, और कौन सा चार्ज नेचुरली पॉसिबल नहीं है। आई होप आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। आइए देखते हैं कि कितने लोगों ने इसको सही किया। देखिए बच्चों, अब आप लोग अपने आंसर्स को मिलाइए। अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफ़र, देखिए 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम इज़ द वैल्यू ऑफ Q। ये क्या है बच्चों, इट इज़ द वैल्यू ऑफ Q दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम। हमको चेक करना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके ट्रांसफ़र से चार्ज बॉडी पे डेवलप हुआ है वो इंटीजर है कि नहीं है। अगर वो इंटीजर होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन में से कोई भी नंबर होता है, तब तो ये चार्ज नेचुरली एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आइए चेक करते हैं इसको। तो हम Ne यहाँ पर रखते हैं Q बराबर और 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम, और अगर n की वैल्यू निकालते हैं बच्चों तो ये 1.6 × 10⁻⁻20 अपॉन में E हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E, तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इसको बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 10⁻⁻1, यानी हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0.1 इलेक्ट्रॉन। और आप बताइए 0.1 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1/10 इलेक्ट्रॉन,
लेकिन मैंने अभी कहा पीछे के टॉपिक में कि इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो क्या 1/10 ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज का ट्रांसफ़र होना पॉसिबल है? आंसर है नहीं सर। इसका मतलब ये चार्ज नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही बच्चों आप लोग इन सारे चार्जेस को चेक करिए, इनके n की वैल्यू निकालिए और देखिए क्या वो इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो कोई इंटीग्रल नंबर आ रहा है e का, तो उस केस में वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल होगा नेचर में, अदरवाइज नहीं होगा। तो बच्चों अगर मैं इसका निकालता हूँ नंबर ऑफ e n निकालता हूँ मैं बच्चों, तो इसका n जो आपका आने वाला है वो 3 अप्रॉक्स आपका 1 के आसपास आ जाएगा। अब 3.1 भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? या तो 3 हो जाता पॉसिबल हो जाता, 3.1 कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नंबर ऑफ चार्ज नेचुरली एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है। आई होप ये आप लोग निकाल लोगे सेम मेथड से, ठीक है। अब इसकी बात करें बच्चों हम लोग, तो इसमें अगर हम लोग निकालते हैं तो आई थिंक ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालते हैं तो इट विल बी हो जाएगा 2.5 के अप्रॉक्स, 2.5 एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। और वो भी आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर इसका निकालते हैं बच्चों n की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने ट्रांसफ़र हुए हैं जिसकी वजह से ये चार्ज डेवलप हुआ, तो हम क्या करेंगे इसमें 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आने वाला है यहाँ पर आने वाला है 5 n की वैल्यू। यानी ये चार्ज नेचुरली पॉसिबल है, नेचुरली एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू 5 आ गई जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं 1 कूलम्ब की, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे बच्चों जो आते हैं वो अप्रॉक्स आते हैं 6.25 × 10⁻18 आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, ये ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या ये वाकई में सही है या गलत है। तो बच्चों होगा क्या यहाँ पर हमको चार्ज की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चार्ज की जगह पे यहाँ क्या हो गया, 1 कूलम्ब हो गया, तो ये 1 कूलम्ब, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। ये कूलम्ब कट जाएंगे आपस में, 19 चला जाएगा ऊपर, पावर हो गया पॉजिटिव, तो 10 के पावर 19 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया 1.6, ऊपर नीचे बच्चों हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा। आई होप ये मैथमेटिक्स तो आप लोग को समझ में आता ही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम 1000 लिख लेते हैं और यहाँ से 2 पावर कम कर देते हैं, अपॉन में 16 हो गया, 4 4 जा 250, 62.5 हो गया बच्चों। तो ये आ गया हमारा 6.25 10⁻17। अब कहोगे सर ये भी तो फ्रैक्शनल लग रहा है, बिल्कुल नहीं, ये फ्रैक्शनल नहीं है बच्चों, ये आपका इस तरह भी लिखा जा सकता है 625 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर कोई बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर देगा किसी दूसरे बॉडी पर, तो उसके पास 1 कूलम्ब का प्लस चार्ज आ जाएगा, जो एक्वायर करेगा उसके पास 1 कूलम्ब का माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये एक इंटीग्रल वैल्यू है, एक फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि 1 कूलम्ब का चार्ज नेचुरली एग्जिस्ट कर सकता है, पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट लास्ट पे देखते हैं। अगर बच्चों हम इसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3 × 10⁻, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा आएगा बच्चों यहाँ पर 3 × 10⁻, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 यस 11 आ जाएगा, -11। और ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है बिकॉज ये भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कोई गिवन चार्ज नेचुरली एग्जिस्ट करेगा, नेचुरली पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में यही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी मिलेंगे तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उन पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थम्स अप बच्चों।